जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश को पढ़ चुके थे। इसके आगे जो लास्ट में यूरोपीय कंपनी आती है फ्रांसीसी, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में लास्ट वाला टॉपिक बचता है। तो आज हम यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये फ्रांसीसी हैं, तो फ्रांस के रहने वाले थे। जैसे हम लोग भारतीय, ठीक, भारत के रहने वाले भारतीय, ठीक उसी तरीके से फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी। तो यहां पर क्या था दोस्तों, फ्रांस में जो है फ्रांस में जो है 17वीं शताब्दी के दौरान जो है एक शासक था लुई 14वें, उसका शासन चल रहा था। और लुई 14वें के शासन में जो है फ्रांस का हर तरफ से विकास होता है, चारों ओर से विकास होता है। और इसका जो मंत्री था कोलबर्ट, तो इस फ्रांस की समृद्धि और विकास में जो है पूरा योगदान किसका था, वो इसके मंत्री लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट का था। इसके मंत्री कोलबर्ट का था। कोलबर्ट जो है फ्रांस का अब व्यापारिक माध्यम से जल मार्गों के द्वारा विकास करना चाहता था, क्योंकि फ्रांस के आसपास के जो क्षेत्र थे उसने जीत रखे थे। तो इसने क्या किया, एक सुझाव जो है लुई 14वें को दिया और उस सुझाव के आधार पर ही जो है एक फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया गया। और इस कंपनी का जो नाम था जिसे कोलबर्ट ने गठित किया था, उसका नाम था कंपेंडेस इंडेस। ओरिएंटल कंपनी। ये कंपनी जो है 1664 में गठित की गई। और इसके गठन के बाद में जो है इसका अभियान भारत की तरफ होता है। ये एक कैसी कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी, क्योंकि सरकार के अंडर में ही गठित की गई थी। तो अभी तक जो भी भारत में कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी वो या तो प्राइवेट कंपनी थी या तो फिर अर्ध सरकारी थी। लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये पूरी तरीके से कैसी, सरकारी कंपनी थी। और ये 1664 में बनाई जाती है। अब जब इसका गठन हो जाता है 1664 में, तो फ्रांसीसियों का पहला दल जो है भारत 1667 ईस्वी में पहुंचता है। 1667 ईस्वी में जब भारत पहुंचता है तो उसके बाद में ये क्या करते हैं कि सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1668 में। तो ये लोग 1667 में भारत आए। और भारत आए तो किसके नेतृत्व में आए, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आए। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आए। और जब भारत आते हैं ना फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, तो इनके साथ जो है फ्रांसिस कैरो के साथ में एक ईरान का रहने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था मरकारा नामक एक ईरानी व्यक्ति भी फ्रांसिस कैरो के साथ में या फिर फ्रांसीसी दल के साथ आता है। मरकारा ये क्या था, ये एक ईरानी व्यक्ति था, ईरानी यात्री था जो फ्रांसिस कैरो के साथ भारत में आता है। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं 1668 में। और ये भारत में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। अब फ्रांसीसी जो है यहां से व्यापार करने लगते हैं। इनका व्यापार ठीक ठाक तरीके से चलता है। व्यापार ये अभी तक पश्चिमी तट पे ही कर रहे थे।
अब ये पूर्वी तट की तरफ व्यापार करने के लिए बढ़ते हैं। तो ये जो मरकारा था, मरकारा क्या करता है, गोलकुंडा के नवाब से एक व्यापार पत्र पे साइन कराता है। वहां से जो है जब इसको व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है तो मछलीपट्टनम में ये क्या करते हैं, पूर्वी तट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब यहां पर जो है फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र पूर्वी तट पर भी स्थापित होने लगे। तो इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है 1669 में कहां पे लगाई थी, मछलीपट्टनम में। ये इनकी यहां पर कैसी दूसरी फैक्ट्री थी जो पूर्वी तट पर बनाई जाती है। अब इनका जो है पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर दोनों तरफ का व्यापार केंद्र हो गया, दोनों जगह स्थापित हो गए व्यापार केंद्र। अब जो है इस मछलीपट्टनम वाली कोठी का इंचार्ज जो है गवर्नर किसे बना दिया गया, फ्रांसिस मार्टिन को बना दिया गया। किसको बना दिया गया, फ्रांसिस मार्टिन को इस फैक्ट्री का बना दिया गया, इंचार्ज या गवर्नर बना दिया गया। अब ये लोग यहां पर व्यापार करने लगे। व्यापार करने के साथ साथ जो है इस क्षेत्र का जो विकास है, विस्तार करने का ये जिम्मेदारी किसको, फ्रांसिस मार्टिन को ही दे दी गई। अब ये यहां पर व्यापार करने लगा। इसके बाद में क्या करता है कि ये लोग जो है बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में जो है ये 1672 में शाइस्ता खां से क्या करते हैं, जमीन प्राप्त करते हैं। अब पट्टे पर जमीन लेते हैं, यहां पर जो है अपनी कोठियां वगैरह, बस्तियां वगैरह लगाते हैं। जो एक यहां पर नगर विकसित होता है, उस नगर का नाम ये लोग लिखते हैं चंद्रनगर। और यही चंद्रनगर जो है इनका पूर्वी तट पर शक्ति का केंद्र बनता है। फ्रांसीसियों का पूर्वी तट पर जो शक्ति का केंद्र बनता है वो चंद्रनगर बनता है। अब यहां से जो है पूर्वी तट पर ये व्यापार करने लगते हैं। इसके बाद में पूर्वी तट पर ही एक जगह ये और प्राप्त करते हैं 1672 के तकरीबन ही, जो मद्रास है। मद्रास के पास में एक राजा थे, नवाब थे, शेर खां लोधी। शेर खां लोधी से मद्रास के पास में एक गांव में जमीन प्राप्त करते हैं, मद्रास के पास में। और ये गांव जो है बाद में विकसित होकर के क्या बनता है, पौंडीचेरी। क्या बनता है, पौंडीचेरी बनता है। और ये पौंडीचेरी जो है मद्रास के बाद में जो विकसित होता है, ये इनकी प्रमुख बस्ती बन जाती है पूर्वी तट पर व्यापार करने की। और यहीं से ये जो इनका शक्ति का पूरा नियंत्रण होता है, फ्रांसीसी यहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। अब जब पौंडीचेरी है ना, इस पौंडीचेरी को क्या होते हैं कि ये बाद में 1701 में अपना मुख्यालय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 1701 में अपना मुख्यालय बना लेते हैं। और इस बार जो है ये इस मुख्यालय का गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन को नियुक्त करते हैं। और इसीलिए जो है फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में जो है फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वो फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। इसके बाद में फिर भारत में फ्रांसीसी सरकार द्वारा गवर्नर नियुक्त किए जाने लगे लगातार। और
सॉरी 1732 के तकरीबन जो है ड्यूमा आता है। ड्यूमा के बाद में, इसके बाद 1732 में एक फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा आता है। ड्यूमा के बाद 1742 में जो है एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है डुप्ले। डुप्ले जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर था। इसके टाइम में जो है भारत में फ्रांसीसी शक्ति का सबसे ज्यादा विस्तार होता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अब फ्रांसीसियों ने साम्राज्य विस्तार को ही अपना उद्देश्य बना लिया था। अब ये लोग साम्राज्य विस्तार पे काम करने लगे थे, ज्यादा से ज्यादा ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इसके लिए ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को भी उसमें शामिल कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसकी वजह से डुप्ले या फिर आप कह सकते हो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में संघर्ष होता है। और यही संघर्ष जो है कर्नाटक युद्ध कहलाता है। और ये कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, लगातार होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। अब जो है हम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। अब जो है हमको बात करना है कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा और तीसरा युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था, ये इसके क्या कारण थे और कहां पर हुआ था, नाम से ही पता चल जाएगा, कर्नाटक में हुआ होगा। और कारण इसका क्या था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में जो व्यापार को लेकर के प्रतियोगिता चली आ रही थी, जो संघर्ष चला आ रहा था, दोनों कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाह रही थी। और दूसरा एक कारण था, यूरोप में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। तो ये 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं कर्नाटक के पहले युद्ध के। ये 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। पहला कारण, व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं युद्ध को लेकर के। दूसरा, यूरोप में जो है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हो जाता है, ये इस वजह से इन दोनों में युद्ध होता है। अब यहाँ पर इस समय जो है पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पर कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और कूटनीतिक व्यक्ति था। ये किसी न किसी तरीके से फ्रांस का लाभ जो है करना चाह रहा था, फ्रांस का साम्राज्यवाद करना चाह रहा था, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को जीतना चाह रहा था। इसकी वजह से ये युद्ध सामने आता है। अब यहाँ पर जो है फ्रांसीसी में जो मैंने बताया ना, जो गवर्नर थे इस समय, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अगर मद्रास की बात करें, ये कहां पर था? पौंडीचेरी में। और मद्रास में था निकोलस मोर्स।
निकोलस मोर्स जो है मद्रास में अंग्रेजी गवर्नर था। अब इसने क्या किया, क्योंकि डुप्ले की जो जल शक्ति थी वो कमजोर थी, नौसेना क्या थी, कमजोर थी, और इसकी वजह से ये पौंडीचेरी को बचाना चाहता था। तो इसने जो है कूटनीतिक तरीके से निकोलस मोर्स से कहा कि ऐसा है, यूरोप में जो है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेकर के अंग्रेज और जो फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, इस युद्ध से लेकर के हम लोगों को, इस युद्ध के कारण हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये बात डुप्ले कह रहा है निकोलस मोर्स से। निकोलस मोर्स को यह बात पता चल चुकी थी कि इसकी सहायता के लिए जो है ब्रिटेन से, इसकी सहायता के लिए ब्रिटेन से नौसेना चल चुकी थी। यह बात निकोलस मोर्स को पता थी। जब डुप्ले ने कहा कि हम लोग यहां पर आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर निकोलस मोर्स ने कुछ दिया नहीं, वो अपना चुपचाप शांत रहा। जब डुप्ले को लगता है कि मोर्स ने कोई जवाब नहीं दिया है और हमें अंग्रेजी बस्ती को बचाना है, तो इसने एक काम क्या किया, ये तुरंत पहुंचा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास में। कहां पहुंचा? कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन के पास। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन के पास पहुंचा तो इसने ये बात इनसे कहा, अनवरुद्दीन से, कि ऐसा है, आप जो है कर्नाटक की भूमि को युद्ध भूमि ना बनने दे, यहां पर किसी प्रकार का युद्ध ना होने दे। तो इसने इसकी बात मान ली, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो है अनवरुद्दीन से ये बात कह करके चला गया, और अनवरुद्दीन ने भी अंग्रेजों से ये बात कह दी कि ठीक है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। इसकी इस बात को लेकर के, मतलब अनवरुद्दीन की कहने पर अंग्रेज भी कर्नाटक में क्या रहे, अंग्रेज कर्नाटक में शांत रहे, क्योंकि ये लोग, अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन को किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं करना चाहते थे। इसकी बात को इन लोगों ने पूरी तरीके से मान लिया। अब जो है इसने क्या किया, डुप्ले ने, जब ये अंग्रेज शांत हो गए ना, तो डुप्ले ने एक चाल ये चली, क्योंकि जो मॉरिशस है, मॉरिशस में भी एक फ्रांसीसी बस्ती थी। डुप्ले ने क्या किया, जो मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर था, उसको जो है इसने सहायता करने के लिए बुला लिया। जब वो मॉरिशस से इसकी सहायता करने के लिए आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मद्रास पे पूरी तरीके से घेरा डाल के उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं। उसका नाम था, जो मद्रास में गवर्नर था, ला बुडोरने। ला बुडोरने को डुप्ले बुलाता है और ये लोग यहां पर आ जाते हैं। अब ला बुडोरने और डुप्ले ये क्या करते हैं, ला बुडोरने और डुप्ले दोनों मिलकर के मद्रास पर अधिकार करते, इन दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। जब मद्रास पर अधिकार कर लिया ना, तो मद्रास को डुप्ले छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बुडोरने ने कहा कि ऐसा है, मद्रास से जो है हम क्या लेते हैं, कुछ पैसा ले लेते हैं, या फिरौती कह सकते हो, कुछ फिरौती लेकर के मद्रास को छोड़ देते हैं। मद्रास को मुक्त कर देते हैं। लेकिन इस पक्ष में जो है डुप्ले नहीं चाहता था कि यह बात हो, डुप्ले इस बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता था। लेकिन बुडोरने ने क्या किया, कुछ फिरौती लेकर के वो मद्रास को
छोड़ देता है और वापस मॉरिशस चला जाता है। जैसे ही ये बुडोर्ने वापस मॉरिशस जाता है, डुप्ले क्या करता है, तुरंत जो है मद्रास पर फिर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तुरंत क्या करता है, मद्रास पर अधिकार कर लेता है। अब जो है जब ये डुप्ले का दोबारा मद्रास पर अधिकार हो जाता है ना, तो नवाब को इसने आश्वासन दिया था कि अगर वो मद्रास को जीत लेगा तो नवाब को वापस कर देगा। अब अपने दिए हुए आश्वासन के अनुसार ये मद्रास को जो है अनवरुद्दीन को नहीं सौंपता है। जब मद्रास अनवरुद्दीन को नहीं सौंपता है तो नवाब अनवरुद्दीन जो है क्या कर देते हैं, इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सेंट थोमे का युद्ध होता है। और ये 1748 में होता है। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांसीसी थे, दूसरी तरफ जो है नवाब की सेना थी। अब फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व है वो पैराडाइज कर रहा था। मद्रास के लिए ये युद्ध हो रहा था और ये जो सेंट थोमे है मद्रास में ही एक छोटी सी जगह है, वहीं पर ये हो रहा था। और जो नवाब है ना, इसकी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था महफूज खां। जो नवाब का बेटा था महफूज खां, वो इसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। नवाब की सेना की तुलना में पैराडाइज या फ्रांसीसियों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन जो है इसने चालाकी और कूटनीति से युद्ध किया और इस युद्ध में जो है विजय किसकी हुई, वो फ्रांसीसियों की हुई। इसमें कौन जीते, अब फ्रांसीसी विजय हो गए। फ्रांसीसियों की विजय के बाद में क्या हुआ ना कि अब यहां पर जो है डुप्ले की ख्याति बहुत ज्यादा हो गई। डुप्ले इस क्षेत्र में, मतलब डुप्ले की कूटनीति का, महत्वाकांक्षा का, इसकी रणनीति की इस यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई। लोग मान गए कि हाँ, डुप्ले ने मतलब नौसेना कमजोर होते हुए भी अपनी फ्रांसीसी बस्ती को पौंडीचेरी में बचा लिया था। होता क्या है कि जैसे ही सेंट थोमे का युद्ध खत्म होता है, इसी समय क्या होता है कि यूरोप में एक संधि हो जाती है। वो संधि होती है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, और इस संधि का नाम था एक्स ला सैपल संधि। एक्स ला सैपल संधि के द्वारा जो है भारत में पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। ये आपका 1748 में होता है और ये कहां पर, यूरोप में होता है, अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इस संधि से पहली बात तो यह है कि भारत में कर्नाटक का पहला युद्ध जो हो रहा था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये जो है, इसमें जो यूरोप में क्या होता है, फ्रांसीसियों को जो है उत्तरी अमेरिका में एक जगह है, उसका नाम है लुइसबर्ग। वो लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो मद्रास है ना, मद्रास दोबारा अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भारत में पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, जो 1746 से लेकर के 1748 तक चलता है। अब इस युद्ध के बाद में कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में
एक नहीं, एक से ज्यादा कारण जिम्मेदार रहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। कर्नाटक का दूसरा युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर के 1754 तक चलता है। इतने समय तक ये लगभग 5 साल ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। एक कारण तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्स-ला-सैपल की संधि हुई थी उसकी विफलता। दूसरा क्या था कि कर्नाटक में नवाब पद को लेकर के झगड़ा चल रहा था और हैदराबाद में निजाम पद को लेकर के झगड़ा चल रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय भारत में, जो भारत का दक्षिणी भाग है, वहां पर राजनैतिक अस्थिरता थी और इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा डुप्ले ने उठाया और डुप्ले क्या करता है, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। इसमें जो थे, एक तो निजाम पद को लेकर के हैदराबाद में झगड़ा चल रहा था। दूसरा जो है नवाब पद को लेकर के कर्नाटक में झगड़ा चल रहा था। कर्नाटक में जब आसफ जाह निजाम उल मुल्क की हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद में उनके पुत्र नासिर जंग और उनका जो पौत्र था मुजफ्फर जंग, इन दोनों में झगड़ा होता है निजाम पद को लेकर के। तो ये निजाम पद को लेकर के झगड़ा कहां पर चल रहा है, हैदराबाद में। किसके बीच में, इसका जो निजाम का बेटा था नासिर जंग और इनका जो पौत्र था मुजफ्फर जंग। इन दोनों को लेकर के यहां पर झगड़ा चल रहा था निजाम पद को लेकर। और इधर कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन और जो पुराने नवाब थे उनके बेटे चंदा साहब। चंदा साहब, इन दोनों लोगों के बीच में जो है किसको, नवाब पद को लेकर के झगड़ा चल रहा था। तो ये जो है उस समय के प्रमुख कारण थे। अब जब ये झगड़ा चल रहा था ना, तो डुप्ले क्या करता है, डुप्ले यहां पर इंटरफेयर करेगा। डुप्ले क्या करेगा, निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग को और नवाब पद के लिए चंदा साहब को साथ देता है। कौन, डुप्ले। निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ देता है। अब ये क्या करते हैं, तीनों ने त्रिगुट बनाया। त्रिगुट बनाने के बाद में 1749 के तकरीबन ये क्या करते हैं, कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन पर ये क्या कर देते हैं, आक्रमण। अनवरुद्दीन पर जब आक्रमण करते हैं ना, तो युद्ध होता है अंबूर का। तो अंबूर का युद्ध 1749 में होगा, जिस युद्ध में अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब थे वो मारे जाते हैं। तो ये त्रिगुट क्या करता है, 1749 में अंबूर का युद्ध लड़ता है। अंबूर युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन साहब मारे जाते हैं। अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है और इनका जो पुत्र था ना मोहम्मद अली क्या करता है, भाग जाता है।
मोहम्मद अली भाग गया तो कर्नाटक की गद्दी हो गई खाली। जब कर्नाटक की गद्दी हो गई खाली तो फिर इस गद्दी पर क्या है कि फ्रांसीसी क्या करते हैं, इस युद्ध के बाद में चंदा साहब को नवाब बना देते हैं। चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने क्या किया, नवाब बना दिया। अब नवाब जब ये चंदा साहब बन जाते हैं ना, तो नवाब बनने के बाद में इतना खुश होते हैं कि फ्रांसीसियों को लगभग 80 गांव, पांडिचेरी के आसपास के लगभग 80 गांव क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को ये दे देते हैं खुशी के मारे। उसके बाद में जो डुप्ले की दूसरी साथी पार्टी थी मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी क्या करते हैं, कुछ फ्रांसीसी धोखा देते हैं। कुछ फ्रांसीसियों ने क्या दिया, धोखा दिया। धोखा देंगे जब इसे, तो इसको क्या करेंगे, नासिर जो है, ठीक है, नासिर क्या करेंगे, नासिर जंग बंदी बना लेंगे। इसको ऐसे देखते हैं कि जब चंदा साहब नवाब बन गए तो इसके बाद में डुप्ले की और प्रसिद्धि बढ़ गई। जब डुप्ले की और प्रसिद्धि बढ़ गई तो अंग्रेज शांत बैठे थे। अंग्रेजों को लगा हम इनसे कम थोड़ी ना है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब पद के लिए जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उनका साथ दिया, और जो निजाम पद के लिए इन्होंने किसका साथ दिया, नासिर जंग का साथ दिया। अब इनका त्रिगुण बन गया। जब इनका त्रिगुण बन गया ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, नासिर जंग को कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कर्नाटक पे आक्रमण भी करते हैं, और इधर क्या होता है कि कुछ फ्रांसीसी अधिकारी मुजफ्फर जंग को धोखा दे देते हैं। जब मुजफ्फर जंग को धोखा दे देते हैं ना, तो नासिर क्या करता है, इन्हें बंदी बना लेता है। नासिर जंग क्या करता है, मुजफ्फर जंग को बंदी बना लेगा। इनको क्या किया इसने, नासिर ने बंदी बना लिया। अब मुजफ्फर जंग क्योंकि डुप्ले का दोस्त था, साथी था, इसको छुड़ाना भी था, तो डुप्ले जो है अपनी सैनिकों की गलती पे पूरी तरीके से नाखुश था। इसने जो है क्या किया, मुजफ्फर जंग को छुड़ाने के लिए नासिर जंग जो है ना, नासिर जंग के सैनिकों को, नासिर जंग के कुछ अधिकारियों को लालच दे करके डुप्ले ने अपनी ओर मिला लिया। इसके अधिकारियों को क्या किया इसने, नासिर के अधिकारियों को डुप्ले ने क्या किया, अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर जब मिला लिया ना, तो यहां पर नासिर की हो जाती है हत्या। नासिर की जब हत्या हो जाती है तो मतलब जो निजाम पद का कैंडिडेट था उसकी हत्या हो गई। निजाम पद का जो कैंडिडेट था उसकी एक हत्या हो गई। हत्या होने के बाद बचा कौन, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जब बचता है ना, तो डुप्ले क्या करता है, मुजफ्फर जंग को निजाम घोषित कर देता है। मुजफ्फर को क्या करता है, निजाम घोषित कर दिया। जब मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने निजाम घोषित कर दिया, तो अब इसको निजाम बनाने के लिए क्या किया गया, डुप्ले ने एक अपने सेनापति बुस्सी, सेनापति, डुप्ले का एक सेनापति था, उसका नाम था बुस्सी। बुस्सी को जो है इसके साथ, किसके साथ, मुजफ्फर जंग के साथ हैदराबाद भेजता है। जब हैदराबाद जाता है ना, तो मुजफ्फर जंग की रास्ते में ही हत्या हो जाती है। मुजफ्फर जंग को निजाम बनाने के लिए कौन जाता है उसके साथ में, बुस्सी। अब जब बुस्सी जा रहा होता है ना, तो मुजफ्फर जंग की जो है रास्ते में हो जाती है हत्या। रास्ते में जब हत्या हो गई, तो इस बुस्सी ने क्या किया, जो नासिर जंग था ना, नासिर जंग का एक जो छोटा भाई था उसका नाम था सलावत जंग।
बुस्सी ने क्या किया, सलावत जंग को जो है हैदराबाद का अगला निजाम बना दिया और बुस्सी जो है हैदराबाद में ही अब रहने लगा। इस तरीके से निजाम पद में जो संघर्ष चल रहा था वो कहां पर, सलावत जंग को निजाम बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। और यहां पर एक तरीके से डुप्ले की और ख्याति बढ़ जाती है। डुप्ले की जो कूटनीति चल रही थी उसमें ये अपनी तरीके से पूरी तरीके से क्या होता है, सफल होता है। अब बचता है कौन, चंदा साहब बचते हैं नवाब पद को ले, और ये जो मोहम्मद अली साहब भाग गए थे वो बचते हैं। तो मोहम्मद अली साहब जो भागते हैं ना, ये भागकर त्रिचनापल्ली के किले में छुप जाते हैं। त्रिचनापल्ली के किले में छिप जाते हैं। जब त्रिचनापल्ली के किले में छिप जाते हैं ना, तो मोहम्मद अली के ऊपर चंदा साहब क्या घेरा डाल देते हैं। चंदा साहब का जो है घेरा बहुत लंबा हो जाता है। अब इस त्रिचनापल्ली के घेरे से अंग्रेजों को मोहम्मद अली को छुड़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मोहम्मद अली क्या थे, अनवरुद्दीन, जो कि अंग्रेजों को दोस्त थे, तो उनको छुड़ाना, मतलब उनके बेटे को छुड़ाना उनके लिए अनिवार्य था। तो ये काम तो मुश्किल था कि भाई मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से छुड़ाया कैसे जाए। इसी समय जो है एक अंग्रेजी युवक रॉबर्ट क्लाइव ने जो है उनको अधिकारियों को अपने कुछ सलाह दिया कि हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि चंदा साहब ने जब त्रिचनापल्ली में घेरा डाल रखा है, तो चंदा साहब की जो राजधानी है अर्काट, चंदा साहब की जो राजधानी है अर्काट, उस पर घेरा डाल दें। जब हम लोग अर्काट पर घेरा डाल देंगे तो अर्काट को बचाने के लिए त्रिचनापल्ली से चंदा साहब खुद वापस आ जाएंगे। जैसे ही त्रिचनापल्ली से ये निकलेंगे, हम लोग त्रिचनापल्ली पर से मोहम्मद अली को छुड़ा लेंगे। तो ये प्रस्ताव, ये बात, ये जो सुझाव था, क्लाइव का जो सुझाव था, वो इन लोगों को समझ में आ गया। तो क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, अंग्रेजों ने एक सेना भेज दी कहां पर, अर्काट पे। जैसे ही अर्काट पे क्लाइव का घेरा पड़ता है, तो क्लाइव का घेरा पड़ते ही क्या होता है कि चंदा साहब जो है, चंदा साहब ने क्या किया, बेटे रजा खां के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। इनका जो बेटा था रजा खां, रजा खां के नेतृत्व में एक सेना भेज दी और इन दोनों में युद्ध होता है, जिसमें क्लाइव लगभग 53-54 दिन बिना खाए पिए युद्ध करता रहता है और लास्ट में रजा खां को पराजित करता है। पराजित करने के बाद में ये फिर कहां, त्रिचनापल्ली की ओर बढ़ता है। त्रिचनापल्ली में क्या करता है, एक फ्रांसीसी गवर्नर लॉ और चंदा साहब, ये दोनों को हराते हैं क्लाइव। और क्लाइव हराने के बाद में जब चंदा साहब यहां से भाग जाते हैं, तो चंदा साहब को आखिर में पकड़ा जाता है। पकड़ के उनका वध करा दिया, उनकी हत्या करा दी जाती है। और इसके बाद में मोहम्मद अली को जो है कर्नाटक का अगला नवाब बना दिया जाता है। इस तरीके से जो है अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को छुड़ा करके कर्नाटक का अगला नवाब बना दिया, जो अनवरुद्दीन के पुत्र थे। अब कर्नाटक का अगला नवाब कौन बन गया, मोहम्मद अली बन गए। और इधर कौन बन गया था, नासिर जंग का जो भाई था सलावत जंग, ये हैदराबाद का नवाब बन जाता है, हैदराबाद का निजाम बन जाता है। इस तरीके से ये लोग अपने अपने उसमें सफल रहते हैं। और इसी समय
जब मोहम्मद अली को अंग्रेज कर्नाटक का अगला नवाब बनाते हैं, उसी समय डुप्ले को क्या किया जाता है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस बुला लिया जाता है और उनकी जगह पर एक अगला गवर्नर आता है गोंदेहू। गोंदेहू क्या करता है, अंग्रेजों से संधि वार्ता करके कर्नाटक के दूसरे युद्ध को समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्नाटक का जो है दूसरा युद्ध समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है अगला युद्ध आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध जो है एक तरीके से निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि तीसरे युद्ध के बाद में जब फ्रांसीसी हारते हैं ना, हारने के बाद में फ्रांसीसियों के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे व्यापार सिर्फ कर सकते थे, सेना वगैरह नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों की भारत में क्या है, फिर शक्ति कमजोर हो जाती है और ये व्यापार करते ही रह जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था ना, ये युद्ध जो है इसका जो प्रमुख कारण था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से ही ये लोग भारत में भी आपस में लड़ने लगते हैं। कहां पर, यूरोप में। और इसमें आमने सामने कौन, अंग्रेज और फ्रांसीसी रहते हैं। जैसे ही इस सप्तवर्षीय युद्ध की जानकारी भारत में पता चलती है, तो यहां पर भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हो जाते हैं और यहां पर भी जो है ये आपस में लड़ने लगते हैं। इसके अलावा ये था कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, बंगाल पे पूरी तरीके से घेरा, उनका अधिकार हो गया था। 1756 में जो है क्या होता है कि जो फ्रांसीसी सरकार थी ना, उन्होंने सबसे योग्य सेनापति को भेजा था भारत में। इनका जो सबसे योग्य सेनापति था फ्रांसीसियों का, वो काउंट डी लाली था। काउंट डी लाली था। इसको ये लोग 1756 में भारत भेजते हैं, लेकिन ये 1757 में पहुंचता है और तब तक जो है भारत में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। उसके बाद में अब क्या करता है कि काउंट डी लाली का जो है एक युद्ध होता है एक अंग्रेज सेनापति आयरकूट से, और इस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। इसका नाम क्या था, वांडीवास का युद्ध। ये जनवरी 1760 में होता है और इसमें जो है अंग्रेज होते हैं एक तरफ और एक तरफ होते हैं फ्रांसीसी। यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकूट कर रहा था। कौन कर रहा था, आयरकूट कर रहा था। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाली, काउंट डी लाली कर रहा था। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को लग रहा था उनकी विजय हो जाएगी, लेकिन वांडीवास के युद्ध में जो है पूरी तरीके से फ्रांसीसी पराजित होते हैं और यहां पर जो विजय होती है वो किसकी होती है, अंग्रेजों की। तो इस युद्ध में अंग्रेज विजय होते हैं और अंग्रेजों के विजय के बाद में यहां पर क्या होता है कि फ्रांसीसियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। प्रतिबंधों में क्या था कि जैसे फ्रांसीसियों के पास जितनी बस्तियां थी यहां पर, उन बस्तियों में चंद्रनगर छोड़कर सभी बस्ती वापस कर दी गई फ्रांसीसियों को। चंद्रनगर की बस्ती छोड़कर जितनी भी बस्तियां थी वो
फ्रांसीसियों को वापस कर दी गई। अब इसके अलावा क्या किया, मतलब इन लोगों ने चंद्रनगर को अपने पास रख लिया, जो पूर्वी तट पर, बंगाल में चंद्रनगर था, तो पूर्वी तट पर क्या हुआ कि अब जो इनकी शक्ति का केंद्र था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया बंगाल में। दूसरा क्या कहा, दूसरा इन लोगों ने ये बोला कि ऐसा है, आप व्यापार करिए, धूमधाम से करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप अब सेना नहीं रख सकते हैं, आप सेना नहीं रख सकते हैं, और ना ही आप दुर्गीकरण करा सकते हैं। दुर्गीकरण पर भी इन लोगों ने रोक लगा दी। तो इनका क्या था कि ना तो ये सेना रख सकते थे, ना व्यापार के लिए अपनी कोठियां बनवा के उनका दुर्गीकरण करा सकते थे, सिर्फ आप व्यापार करिए, इतना इनको रियायत दे दी गई। क्या कर सकते थे ये, व्यापार कर सकते थे। इसके बाद में फिर यहां पर जो है इनकी शक्ति क्या हुई, पूरी तरीके से समाप्ति हो गई। और इसी समय क्या होता है कि पेरिस की संधि हो जाती है, और ये 1763 में ही होती है। और इसी संधि के द्वारा क्या किए जाते हैं, वो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता एक तरीके से समाप्त हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेजों ने, जो इनके व्यापार में काफी सारे बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे सेना नहीं रख सकते थे, दुर्गीकरण नहीं करा सकते थे, जितनी जो शक्ति के केंद्र थे उन लोगों ने वापस ले लिए थे अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और ये वांडीवास का युद्ध जो है वो एक तरीके से निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिस युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सर्वोच्च या शक्तिशाली कंपनी के रूप में सामने आती है, और भारत के व्यापार में उसका वर्चस्व हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई हैं यहाँ भारत में पूरे देशों में व्यापार करने के लिए, उनको हम लोगों ने बारी बारी से देखा, डिस्कस किया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम लोग फिर अगला टॉपिक उठाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जल्द ही हम जो है आप लोगों के सामने एक पॉलिटी का लेक्चर लेके आए। पॉलिटी का सेगमेंट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है उसका भी वीडियो 1-2 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।